सेलो वर्ल्ड लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि 30th ऑफ अक्टूबर से लेके 1st ऑफ नवंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। और इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 9th ऑफ नवंबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो पैसा मतलब जिस प्राइस के ऊपर पैसा उठा रही है वो है 648। और ये जितने भी शेयर्स कंपनी कंपनी मार्केट में जारी करने वाली इस आईपीओ के थ्रू वो सारे के सारे प्रमोटर्स बेच रहे हैं शेयर्स। कंपनी को पैसों की जरूरत यहाँ पर नहीं है, सो कंपनी के पास में एक भी पैसा नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे प्रमोटर्स इस आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग मतलब उनके पास में थी, और आईपीओ के बाद में यहाँ पे 91 थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस आईपीओ के थ्रू 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स कंपनी जो है मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो बेच रहे हैं। और आईपीओ के बाद में 21 करोड़ शेयर्स कंपनी के पास में रह जाने वाले हैं। सो यहाँ पर अच्छा खासा जो शेयर होल्डिंग है लगभग से 86% के आसपास में प्रमोटर्स के पास में शेयर होल्डिंग रह जाएगी। तो अब एज पर सेबी रूल जो प्रमोटर्स हैं वो 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास में नहीं रख सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर में हो सकता है कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक और बेचेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में अगर प्रमोटर्स अपने और शेयर्स बेचेंगे तो वो हो सकता है कि आईपीओ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है कंपनी का वो और ऊपर जाएगा, उसके बाद हम बेचेंगे। तो हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट, इस कंपनी का जो आईपीओ है उसको लेके कौन आया है, रजिस्ट्रार कौन है, तो सो लीड मैनेजर्स कौन है यहाँ पे, सो कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल। मतलब ये सारी वही फर्म्स हैं जिनके खुद के जो सिक्योरिटीज मार्केट में और इनके खुद के बहुत सारे जो ऑफिस नहीं देखते हम शेयर बाजार वाले ऑफिस, सो इनके सब के ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत भारी भारी ऑफिस है। तो फाइलें तो बहुत अच्छी खासी लगने की उम्मीदें हैं यहाँ पर, और ओवर सब्सक्राइब होने की उम्मीदें हैं। अब यहाँ पे अगर ये कंपनियां जब इस तरीके से आईपीओ लेके आती हैं तो वो पूरा जूस निचोड़ लेती हैं, एज एज आई ऑलवेज से। तो हमें ज़्यादा कुछ जूस मिलता नहीं है ऐसे आईपीओ के अंदर में। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी अच्छी हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर हमें ज़्यादा जूस देखने को ना मिले। बट हाँ, जीएमपी अच्छा बना के रख सकते हैं, क्योंकि जीएमपी तो किस बेसिस के ऊपर बनता है, डिमांड के बेसिस के ऊपर। डिमांड किस पे बेसिस पे बनता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस किया जाएगा क्लाइंट्स को कि हाँ लगा दो पैसा सर, बहुत अच्छी कंपनी है। सो कंपनी अच्छी है, सेलो, हम ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनी अच्छी नहीं है, बट जिस प्राइस के ऊपर में लेके आए हैं वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है, मतलब ज़्यादा प्राइस लगाया गया है। बट यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनके स्टेक को देख के ये भी लग रहा है कि हाँ, प्राइस को वो और ऊपर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लीड मैनेजर्स हैं यही फाइलें लगवाएंगे और यही उसके प्राइस को डिमांड क्रिएट करवाएंगे, और हो सकता है कि और ऊपर लेके चले जाएं। सो चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। अब कंपनी कैसी है, थोड़ी सी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा जीएमपी को देख लेते हैं कि जीएमपी किस साइड में चल रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे जीएमपी जो है 13% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है। इससे जस्ट पहले मतलब 24 तारीख को जो जीएमपी था वो 15% के आसपास चल रहा था, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट आ रही है। अब गिरावट किस वजह से आ रही है, इंटरनेशनल प्रेशर्स, एफआईज बेच रहे हैं, इंटरनेशनल का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, जिस वजह से गिरावट आ रही है और सोने की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और थोड़ा सा लोगों में डर पैदा हो गया है, पैनिक आ गया है। सो पैनिक की वजह से स्टॉक मार्केट फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आईपीओ का जो जीएमपी प्राइस है उसके अंदर में भी यहाँ पे फर्क देखने को मिल रहा है। सो इसका असर मिल सकता है अपने को आईपीओ लिस्टिंग के अंदर में, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अगर तब तक जब तक ये लिस्ट होता है तब तक अगर मार्केट वापस सुधरने की कगार पर आ जाता है तो हमें अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज चांसेस हैं कि नीचे भी खुल सकता है। बट नेगेटिव में खुलने के चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। सो चांसेस कम है, मैं कभी नहीं कहता कि चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्टॉक मार्केट में चांसेस हो ही ना, कम है। सो पॉजिटिव में खुलने की उम्मीदें हैं, बट लगभग 10% से ज़्यादा ही ऊपर खुलने की उम्मीदें हैं एज पर जीएमपी। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लेते हैं। सो कंपनी करती क्या है, सो कंपनी क्या करती है इसके बारे में समझने से पहले एक चार्ट खोलेता हूँ आपके सामने, ताकि कंपनी अच्छे से समझ में आ जाए अपने को। अब सेलो नाम से हम लोग सब जानते हैं क्या कंपनी करती है, जैसे हम लोग पानी भर के बोतलें रखते हैं फ्रिज में, सेलो। बच्चों को टिफिन भर के देते हैं, सेलो। कुकवेयर्स जो आते हैं जिनमें हम जो खाना पकाते हैं वो सेलो के आते हैं काफ़ी सारे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, मिक्सी हो गया, माइक्रोवेव वगैरह, सेलो। सो यहाँ पर कंपनी जो है डायरेक्टली सारे काम नहीं करती, अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी ने बना रखी हैं जिनके थ्रू सारे काम होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे अ, अब आपने एक नाम सुना होगा पेन, जिसका नाम सेलो पेन है, वो इस कंपनी का नहीं है, पहले था इस कंपनी का बट इसने बेच दिया। आजकल वो बीआईसी कंपनी का है। सो अगर लोग देखेंगे सेलो बीआईसी लिखा होता है, तो वो सेलो पेन इसका नहीं है। इसका जो पेन है उसका नाम है यूनोमैक्स, वो इसके पेन है, सेलो के पेन है। सो यहाँ पे ये स्टेशनरी के आइटम्स में भी है, यूनोमैक्स नाम की कंपनी के थ्रू। सेलो कंज्यूमर वेयर्स में भी है, जो कि ग्लास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ग्लास वगैरह हो गया, जिसमें क्रॉकरीज वगैरह हो गए। मतलब अगर आप वेबसाइट के थ्रू अगर समझ में पाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे ये बोतलें बनाती है, डिनर वेयर्स बनाती है, जैसे प्लेट्स वगैरह, लंच बॉक्सेस, कैसरोल्स, ये जो ठीक है सारे किचन के आइटम्स हैं, राइट। अब इसके कॉम्पिटिटर्स अच्छे खासे हैं, क्योंकि ये पेन सेक्टर में भी है, मतलब स्टेशनरी सेगमेंट में भी, तो वहाँ पे कैमलिन और लिंक, उनका ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हम लोग ये इस साइड में जाते हैं, किचन अप्लाइंसेस में जाते हैं, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे प्रेस्टीज हो गया, ये अपने हेवल्स वाली जो मिक्सी वगैरह हो गई, बजाज की मिक्सीज हो गई, तो वो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। सो कुकवेयर में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर फिर अलग अलग ही प्रेस्टीज वाले, वो भी टपरवेयर वाले, वो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। सो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इसके अलग अलग सब्सिडरीज के। तो उनके हम लोग थोड़े से बेसिक लेवल के ऊपर बात करें, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए कि कंपनी को हमें लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है।
सो ये बेसिक आइडिया हमें लगे कि कौन सी सेलो है और क्या करती है और कौन से सेगमेंट के अंदर में। आज के दिन अगर सेलो की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट भी होते हैं, बट वो पूरे सेल का सिर्फ 4% के आसपास में होते हैं, बाकी इंडिया में ही ज़्यादातर कंज्यूम होते हैं यहाँ पर। अगर नेक्स्ट जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि कंपनी की जो सेल है, जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 2021 में 1000 करोड़ की सेल की थी, फिर 1300 करोड़ की, फिर 1800 करोड़ की। सो 2 साल के अंदर में लगभग सेल डबल हो गई है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और सेलो का आजकल हम लोग देखते हैं लोगों में भरोसा भी बहुत है, और इसकी जो अप्रोच है, मतलब पहुंच है इसके प्रोडक्ट्स की, वो बहुत मतलब रिमोट एरियाज में भी है। जैसे हम गाँव में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको सेलो की बोतलें तो मिल ही जाती हैं। सेलो के टिफिन तो मिल ही जाते हैं, वो स्कूल में ले जाने वाली बोतलें भी मिल जाती हैं इसकी। सो अप्रोच बहुत अच्छी, मतलब इसकी पहुंच प्रेजेंस बहुत अच्छी अच्छी जगहों के ऊपर है, क्योंकि आज की इसके रिटेल आउटलेट्स बहुत ज़्यादा जगहों पर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अच्छे खासे हैं, रिटेल आउटलेट्स में भी इनके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे अवेलेबल हैं, क्योंकि कंपनी मार्जिन अच्छे खासे प्रोवाइड करती है अपने रिटेलर्स को। इसी और सेलो का ब्रांड भी है, तो लोग प्रीमियम भी पे करते हैं, मतलब प्रोडक्ट के अगर कॉम्पिटिटर में थोड़ा सस्ता ही मिलता है तो इसको भी फिर भी लोग इसी को चूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में वैल्यू है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है इस कंपनी की। ये फ्यूचर में इसको प्रॉफिट भी बहुत अच्छे खासे तरीके से करने वाली है। प्रॉफिट्स को अगर देखते हैं तो प्रॉफिट्स भी सेल के साथ में कंटिन्यूअसली कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के जो फिक्स कोर्स को मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं ना, जब मतलब सेल बढ़ जाती है तो फिर प्रॉफिट्स भी बढ़ने लग जाते हैं, बढ़ते हैं। तो वो भी अच्छा खासा मिल रहा है इसको, कोई हिकअप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। नेटवर्थ जो है उसके अंदर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे नेटवर्थ 665 करोड़ के आसपास में थी। अभी अचानक से इसके अंदर में और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा डाला है, इसकी वजह से नेटवर्थ जस्ट आईपीओ से पहले बढ़ गई है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिलता है कि ताकि आईपीओ का रिस्पॉन्स अच्छा मिले, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का किसी और इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा डलवाया गया है, मतलब मोस्टली प्रमोटर्स के थ्रू ही, जिसकी वजह से नेटवर्थ बढ़ जाए, ताकि बाद में यही जहाँ यहाँ पे पैसा लगाया गया है उसी पैसे को यहाँ पर वापस शेयर्स को बेच के लिक्विडेट कर लिया जाएगा। सो ये थोड़ा सा मतलब पागल बनाने वाली सी बात हो गई, ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा दिखा दो क्योंकि आईपीओ के अंदर में अच्छा रिस्पांस देखने को मिले, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये नहीं करते तो इसकी वजह से पीबी रेशियो इस कंपनी का बिगड़ा हुआ रहता कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। सो अगर कॉम्पिटिटर्स के वाले पीबी रेशियो बेकार रहता तो आईपीओ को रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता पीबी रेशियो की वजह से। तो यहाँ पर उस पीबी रेशियो को सुधारने के लिए एक चाल, ऐसा लग रहा है कि चाल चली गई है यहाँ पर। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि ये क्यों करते हो यार ये सब, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत जूस इन्वेस्टर्स के लिए भी छोड़ दो, पूरा निचोड़ना ज़रूरी है क्या? सो ये एक थोड़ा सा ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स के साथ में एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि जैसे बोरोसिल है, सेम इसी सेगमेंट में है, मतलब एक कंपनी के सब्सिडरी का ही एक मतलब कॉम्पिटिटर के अंदर में है ये, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। बोरोसिल का जो पीबी रेशियो है, जो पीबी रेशियो है वो 5 का है, और ला ओपाला आरजी का जो पीबी रेशियो है वो 6 का है, स्टोव क्राफ्ट का 4 का, और लिंक लिमिटेड का 6.6 का। अब मतलब हमें एक देखने को मिलेगा कि कॉम्पिटिशन का जो पीबी रेशियो है वो 4 से 7 के बीच में कहीं पर आ रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका पीबी रेशियो कहाँ पर आ रहा है। तो ये लगभग इस आईपीओ के थ्रू जो वैल्यू लगा रहे हैं वो 13,500 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रहे हैं, और नेटवर्थ कितनी है इसकी 1226। सो यहाँ पे 13,500 और 11 का पीबी रेशियो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो 11 का पीबी रेशियो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले महंगा है, ऑफ कोर्स महंगा है। और अगर ये प्रमोटर्स से पैसा नहीं डलवाते आईपीओ से जस्ट पहले, और पैसा नहीं डलवाते, इनका पीबी रेशियो और बेकार होता, जो कि 22 के आसपास में जाता है, तो कॉम्पिटिटर्स के लगभग 4 गुना रहता, नीचे रहता। तो वो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर 11 के आसपास में लेके आ गए ये लोग अपनी चाल चल के। अब इसी के हिसाब से पी रेशियो है उसको भी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कंपनी ने रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 285 करोड़ रुपीज कमाए हैं। तो यहाँ पे 285 करोड़ 50 के मतलब 45 के 50 के बीच में कहीं पर आ रहा है पी रेशियो। तो अगर उसको कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, कुछ कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अच्छा है, कुछ के आसपास में है, वहीं पर है, राइट। क्योंकि ये पेन सेगमेंट है, तो अब यहाँ पे इसकी अलग अलग सब्सिडरीज हैं जिनके थ्रू ये काम करती है, राइट। सो हम लोग क्या देखते हैं, सभी सब्सिडरीज का मिक्स देख रहे हैं यहाँ पे पी और पीबी रेशियो के फॉर्म के अंदर में। सो ये अगर पी रेशियो अगर कंपेयर मतलब किया जाए तो अच्छा पी रेशियो माना जा सकता है, बट पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई, मैंने पहले कहा था कि वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये जो लीड मैनेजर्स हैं ये जूस छोड़ते नहीं है पीछे ज़्यादातर, क्योंकि इनके पास में जो ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अपना इतना इतना दिमाग नहीं लगाते। ब्रांच में मैनेजर जो बोल देता है वहाँ पर पैसा रख देते हैं, मौज करो। और मैनेजर का यही काम है कि सर हमारा शेयर नहीं चल रहा है, अरे चल जाएगा, कंपनी अच्छी है। सो ऑफलाइन में ऐसा ही होता है। सो मोस्टली जब अपने कोई भी लीड मैनेजर, सी लीड मैनेजर भी कोई भी आईपी लेके आते हैं, इसी तरीके से लेके आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो शेयर्स जो आईपीओ लेके आते हैं वो ज़्यादा चलते नहीं है उस वक्त में, लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर में 50% के आसपास में अच्छे चल जाते हैं। बाकी 50% के आसपास में तो फिर भी वो लैगिंग ही रहते हैं, राइट। तो कभी इनका मतलब पास जो ट्रैक रिकॉर्ड उसको उठा के देखना, जैसे कोटक महिंद्रा, ऐसे सिक्योरिटीज़ का देख लो, किसी का भी देख लो। जैसे एक का आज हम लोग देख ही लेते हैं, चलो कोई ना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो चलो अभी के आए हुए हैं, थोड़ा सा पुराने देखो यहाँ पर, क्योंकि अचानक एक बार को तो करवा ही देते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे गो फैशन इंडिया, ये 2021 के अंदर में आया हुआ था, जो कि प्राइस रखा गया था 690, खुला कितने पे 1200 पे। तो यहाँ पे अच्छी खासी लिस्टिंग इन्होंने इस आईपीओ के अंदर में करवा दी, इसके अंदर में अच्छी खासी, इसके अंदर में अच्छी खासी।
यहाँ पे सेफायर फूड्स है, इसके अंदर में अच्छी खासी नहीं हुई, सो ये नहीं चला। ये 27% नीचे खुला है, ये 22% के आसपास खुला है, ये माइनस में खुला है, ये पॉजिटिव में खुला है, ये नेगेटिव, ये वहीं पर आसपास में, ये वहीं पर आसपास में, उसके बाद में नेगेटिव। सो मोस्ट ऑफ द आपको नेगेटिव पॉजिटिव मतलब 50% का रेशियो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो ये ऐसा इनके पास में होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वैल्यू देखने की जरूरत पड़ती है कि कौन सा 50% की रेंज में आएगा, की लिस्ट में रहने वाला, और कौन सा अपर 50% की लिस्ट में रहने वाला। तो ये मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में अपर 50% की लिस्ट में रहने वाला, क्योंकि डबल ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू अच्छी है, सेल अच्छी खासी तरीके से बढ़ रही है। बट शॉर्ट टर्म के अंदर में, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं उनको अपना स्टेक बेचना पड़ेगा, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी वो स्टॉक को जो है ऊपर लेके जा सकते हैं। सो चांसेस यहाँ पे पूरे बन रहे हैं, तो हम लोग अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज 4% के आसपास में इस कंपनी में लगा के छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म की व्यू के हिसाब से, ये मेरा मानना है। आईपीओ के हिसाब से अगर देखा जाए, सो आईपीओ के अंदर में भी हम लोग मतलब रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मुझे। अप टू 10% ऊपर ही खुलने की उम्मीद है मार्केट खराब होते हुए भी। सो फाइनली यही हमारा व्यू है, एंड आप क्या सोचते हैं, आप हमारा अपना व्यू जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड सी यू टुमारो।